कमांडर मुहिबुल्लाह के खामोश होने पर भेड़िए की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। यह आवाज़ कुछ दूर से आती हुई महसूस हुई थी। कमांडर मुहिबुल्लाह ने जवाब दिया। दूसरी तरफ से भी जवाब मिला और फिर खामोशी छा गई, मगर यह खामोशी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। 2 मिनट बाद ही छोटे छोटे पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई देने लगी। साफ लग रहा था कि कोई आदमी मोहतात अंदाज में चल रहा है। और फिर चंद सेकंड्स बाद ही वो शख्स सामने आ गया। वो मकबूल था। अब ये बात मेरी समझ में आ गई कि मकबूल और हसन खान बाबा की दरगाह पर आने के बाद कहाँ गायब हो गए थे। उन्हें गालबन हरवल दस्ते के तौर पर आगे भेज दिया गया था और इस मुकर्ररा जगह पर सिग्नल पाकर मकबूल हसन सामने आ गया, जबकि मेरे ख्याल में हसन भी कुर्बो जवार में कहीं मौजूद था। मकबूल ने स्याह लंबा चोगा किस्म का कुर्ता पहन रखा था, सर पर टोपी भी काली थी, उसके हाथ में सब मशीन गन थी और कमर पर बंधे हुए पटके में कई फाजिल मैगजीन अड़से हुए थे। क्या सूरत हाल है? कमांडर मुहिबुल्लाह ने पूछा। इसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा बुलंद नहीं थी। सब ठीक है, मकबूल ने जवाब दिया। हमारा वो रास्ता बिल्कुल महफूज है और कैंप में भी कोई गैर मामूली सरगर्मी दिखाई नहीं देती। निगरान चौकियों पर भारतीय मशीन गन्ने नस्ब हैं और हर चौकी पर 2-2 फौजी बैठे हुए हैं। निगरान चौकियों पर सर्च लाइट्स भी जल रही हैं, जिनसे खारदार बाढ़ के साथ साथ अंदर और बाहर चंद फीट तक का इलाका रोशन है। इस रोशनी की वजह से बाढ़ तक पहुंचना मुमकिन नहीं। नामुमकिन का लफ्ज़ हमारी लुगत में नहीं है, कमांडर मुहिबुल्लाह ने कहा। आगे बढ़ो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कमांडर का इशारा पाकर हम सब अपनी जगहों से उठ गए और मकबूल के पीछे पीछे एक कतार में चलने लगे। दरख्तों के झुंड से निकलकर एक बड़ी चट्टान के दूसरी तरफ आते ही मैं चौंक गया। बाएं तरफ किसी कदर नशीब में रोशनियों की कतार नजर आ रही थी। ये रोशनियां कहीं ज्यादा बुलंदी पर थीं और कहीं किसी कदर नीचे। ये सर्च लाइट्स उन टावर नुमा निगरान चौकियों पर नस्ब थी जो बाढ़ के साथ साथ थोड़े थोड़े फासले पर बनी हुई थी। तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद हम एक दराड़ में दाखिल हो गए। ये दराड़ इस कदर कुशादा थी कि इसमें 2 आदमी पहलू व पहलू चल सकते थे। ये दराड़ दरअसल आबी गुजरगाह थी। बरसात के दिनों में पहाड़ों की बुलंदी से आने वाला पानी एक नाले की सूरत में यहाँ से गुजरता था। हम मुसलसल नशीब में उतरते रहे और फिर बुलंदी की तरफ जाने लगे और बिलाखिर एक जगह रुक गए। यहाँ दाएं बाएं भी खड़े थे जिनमें आसानी से छुपा जा सकता था। कमांडर मुहिबुल्लाह ने बड़ी मोहतात अंदाज में सर उठाकर ऊपर देखा, फिर नीचे झुककर निहायत मध्यम आवाज़ में हमें हिदायत देने लगा। सब अपना अपना असला तैयार करने लगे। इस कदर एहतियात से काम लिया जा रहा था कि मामूली सी आवाज़ भी पैदा नहीं हो रही थी। कोई मामूली सी आवाज़ भी हवा के दोष पर दुश्मन के कानों तक पहुंच सकती थी। मैंने LMG कांधे से उतार ली थी, लेकिन बेल्ट अभी नहीं उतारा था क्योंकि गन को इस जगह फिट नहीं करना था। मैंने बहुत मोहतात अंदाज में सर उठाकर ऊपर देखा और इसके साथ ही मेरे जिस्म में सनसनी की लहरें सी दौड़ने लगी। हमसे तकरीबन 50 गज आगे ऊंची जगह पर वो खारदार बाड़ थी जिसके साथ वाज टावर्स बने हुए थे और उस बाड़ की दूसरी तरफ किसी कदर नशीब में कई फौजी बैरकें नजर आ रही थी। कई खैमे भी थे। एक तरफ लातादार ट्रक भी खड़े थे। इस वसी और इस इलाके में जगह जगह बत्तियां जल रही थीं। इनकी रोशनी ही की वजह से वो सब कुछ देखना मुमकिन हो सका था। एक वॉच टावर हमारे बिल्कुल सामने था। इसकी बुलंदी तकरीबन 15 फीट थी। उसकी छत पर भी एक बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी में टावर पर नस्ब भारी मशीन गन साफ नजर आ रही थी। 2 फौजी थे जिनमें से एक गन के सामने मुस्तैद बैठा था और दूसरा इसके करीब खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके कांधे पर भी सब मशीन गन लटकी हुई थी। कमांडर मुहिबुल्लाह ने हम सबको समझा दिया था कि किसको क्या करना है और फिर उसने मकबूल को इशारा किया। वो खड्डे में ज़मीन पर झुकता हुआ बाएं तरफ चलता चला गया। मेरे दिल की धड़कन खौफनाक हद तक तेज़ हो गई थी। मुझे वो वक्त याद आ गया जब हमने श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर किसी जगह भारतीय फौजी काफिले पर हमला किया था। वो सूरत हाल कुछ और थी। हमने ट्रकों के चलते काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। भारतीय फौजियों को संभलने का मौका भी नहीं मिल सका था। यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। दुश्मन मुस्तैद बैठा था। थोड़े थोड़े फासले पर मशीन गन्नें तैयार थीं। यहाँ ज़बरदस्त मुकाबले की तवक्का थी। कमांडर मुहिबुल्लाह मेरे साथ ही था और बार बार कलाई पर बधी हुई रीडम डायल वाली घड़ी देख रहा था। मेरे बिल्कुल सामने होने की वजह से उसकी घड़ी मुझे भी दिखाई दे रही थी। 4 बजने में 1 मिनट बाकी था और फिर ठीक 4 बजे खामोश फिजा फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी। ये फायरिंग उस तरफ से हुई थी जिस तरफ मकबूल गया था। हसन पहले से वहाँ मौजूद था। 4 बजते ही उन्होंने फायर खोल दिया। उन दोनों की तरफ से पहला ब्रेस्ट फायर होते ही वाच टावर से भारी मशीन गन का फायर खोल दिया गया। गोलियों की बारिश उस तरफ से हो रही थी जहां हमसे तकरीबन 20-30 गज के फासले पर मकबूल और हसन फायरिंग कर रहे थे। हम कमांडर मुहिबुल्लाह के हुक्म के इंतजार में बिल्कुल तैयार बैठे थे। तकरीबन उसी वक्त हमारे 200 गज दाएं और इतने ही फासले पर बाएं तरफ भी ज़बरदस्त फायरिंग
फायरिंग की आवाज़ें गूंजने लगी। अब्दुल गनी लून और कमांडर रशीद की पार्टियों ने भी कार्रवाई शुरू कर दी थी। मशीन गन से ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी और फिर एकदम उस तरफ तारीकी छा गई। मकबूल या हसन की कोई गोली ने सर्च लाइट तोड़ दी थी। टावर कैबिन की छत पर बल्ब जल रहा था और वो दोनों फौजी साफ नजर आ रहे थे। कमांडर मुहिबुल्लाह ने आड़ लेकर सब मशीन गन से फायर खोल दिया। टावर पर मशीन गन से फायर करने वाला अपनी जगह से उछला और ढेर हो गया। मशीन गन खामोश हो गई। दूसरा फौजी अपनी सब मशीन गन छोड़कर हैवी मशीन गन की तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि वो मशीन गन पर हाथ रखता, मकबूल या हसन की गोली ने इसे चाल दिया और वो उछलकर चीखता हुआ टावर से नीचे गिर गया। मकबूल, टावर पर पहुंचो, हरी अप, कमांडर मुहिबुल्लाह चीखा। फिर इसने हमें हुक्म दिया, बाढ़ के करीब पहुंचो और फायर खोल दो। इसके साथ ही वो खुद भी उचक कर गड्ढे से बाहर निकल आया। मैंने LMG ऊपर रख दी और उचक कर गड्ढे से बाहर निकल आया और गन उठाकर खारदार तारों वाली बाढ़ की तरफ दौड़ा। उस कैंप के बारे में हमारे कमांडरों के अंदाजे कुछ गलत निकले थे या इन्हें पूरी मालूमात हासिल नहीं हुई थी। मेरा अंदाज़ा भी यही था कि बाढ़ के साथ वाले वाच टावर पर गन्नों के अलावा मजीद हिफाजती इंतजाम नहीं होंगे, लेकिन भारतीय फौजी इतने बेवकूफ़ तो हरगिज़ नहीं थे कि इतने बड़े असले डिपो को महज निगरान चौकियों के रहमो करम पर छोड़ देते। बाढ़ से तकरीबन 200 गज अंदर की तरफ कई जगहों पर मिट्टी की बोरियां रखकर मोर्चे बने हुए थे जिनमें भारी मशीन गन्नें नस्ब थी। दिन के वक्त धूप से बचने के लिए उन मोर्चों पर साहिबान तने हुए थे जिनकी वजह से उनकी निशानदही हो रही थी। पहाड़ियाँ हैवी लाइट और सब मशीन गनों की फायरिंग से गूंज रही थी। कमांडर रशीद और अब्दुल गनी लून की पार्टियों ने भी भरपूर हमला किया था और वो भी बाढ़ की 2 निगरान चौकियों पर कब्जा कर चुके थे और इनके आदमियों ने हैवी मशीन गनों का रुख कैंप की तरफ मोड़ दिया था। मकबूल भी सामने वाले टावर पर पहुंच गया था। उसने सबसे पहले तो ऊपर लगे हुए बल्ब को उड़ा दिया और फिर गन का रुख मोड़कर कैंप पर आग बरसाने लगा। मैं बाढ़ से चंद फीट के फासले पर रुक गया था। LMG को अपने सामने रखा और बड़ी फुर्ती से अपने जिस्म पर लपेटा हुआ गोलियों वाला बेल्ट उतार कर ज़मीन पर फैला दिया और बेल्ट का एक सिरा गन में फिट करने लगा। इस सारे अमले में मुझे 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगा था, लेकिन मैं अभी गन के सामने पोजीशन नहीं ले पाया था कि कैंप के अंदर से गोलियों की बारिश होने लगी। सुरख दहकते हुए अंगारे मूसलाधार बारिश की तरह हमारी तरफ लपक रहे थे। कई गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। मैं बड़ी फुर्ती से ज़मीन पर लेट गया और गन संभाल ली और ट्रिगर खींच लिया। तड़तड़ाहट की खौफनाक आवाज़ से गन अंगारे उगलने लगी। दुश्मन की चलाई हुई गोलियां मेरे आसपास गिर रही थीं, जिसे एक बड़े पत्थर की आड़ हासिल थी। कई गोलियां उस पत्थर पर लगी थी। अगर मेरे सामने वो पत्थर न होता तो मैं छलनी हो जाता। महाज पूरी तरह गर्म हो चुका था। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें सी दौड़ रही थी। दुश्मन से इस तरह बाकायदा मुकाबले का ये मेरे लिए पहला मौका था और हैरत की बात थी कि मैं अपने आप में सनसनी तो महसूस कर रहा था, लेकिन जहन पर किसी किस्म का खौफ नहीं था। नासिर, रॉकेट फायर करो। वो सामने दाएं तरफ वाली बैरकों पर कमांडर मुहिबुल्लाह की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाएं तरफ देखा। नासिर मुझसे 5 गज के फासले पर था। उसने लॉन्चर में रॉकेट लोड किया, बज़ूका कांधे पर रखा और इस तरह पोजीशन लेकर बैठ गया कि एक घुटना ज़मीन पर टिका हुआ था और दूसरा घुटना खड़ा था। वो निशाने लेने के लिए लॉन्चर को आहिस्ता आहिस्ता हरकत दे रहा था कि सामने से ज़बरदस्त फायर आया और लातादाद गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। नासिर भी बड़ी फुर्ती से नीचे गिर गया था। फायर, कमांडर मुहिबुल्लाह चीखा। नासिर, रॉकेट फायर करो और जुबैर, तुम ट्रकों को निशाना बनाओ। भारतीय कैंप में अब भगदड़ सी मच गई थी। फौजियों ने बदहवास होकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। वो इस तरफ भी फायरिंग कर रहे थे जहां उनके मुकाबले पर कोई नहीं था। नासिर एक बार फिर पोजीशन लेकर बैठ गया। इस मरतबा उसने रॉकेट फायर करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई थी। इसकी ये कोशिश रायगा नहीं गई थी। रॉकेट एक बैरक पर लगा था। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और शोलों का एक मुहीब बादल आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आया, जो ऊपर जाकर फैलता चला गया। जुबैर ने भी रॉकेट फायर कर दिया था। उसका रॉकेट हरकत करते हुए एक ट्रक पर लगा। ट्रक के परखचे उड़ गए। उसके जलते हुए टुकड़ों ने चंद और ट्रकों को भी लपेट में ले लिया था। हमारी दूसरी पार्टियां भी कैंप पर रॉकेट बरसा रही थीं। यूं लगता था जैसे इस भारतीय फौजी कैंप पर क़यामत टूट पड़ी हो। रॉकेट अपना काम दिखा रहे थे। कैंप में असले के ज़ख़ीरे तबाह हो रहे थे। लग रहा था जैसे कैंप में कई आतिशफ़शां बैक वक्त फट रहे हों। मुसलसल धमाकों से पहाड़ियाँ लर्ज़ रही थीं। हमारे सामने मोर्चों से अब भी हैवी मशीन गनों से बड़ी ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी, जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। मकबूल भी वाच टावर पर नस्ब मशीन गन पर कब्जा करने के बाद सामने मोर्चों पर फायर कर रहा था। दुश्मन अपने सामने मिट्टी की बोरियों की वजह से महफूज थे। हमारी चलाई हुई गोलियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ रही थीं। और फिर एक खौफनाक चीख सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उस तरफ देखा और फिर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। वाच टावर पर मकबूल को कई गोलियां लगी थीं और वो मशीन गन के साथ
ढेर हो गया था। सामने वाले मोर्चों से अब फायरिंग में शिद्दत आ गई थी। कमांडर मुहिबुल्लाह ने बेल्ट में अड़सा हुआ हैंड ग्रेनेड निकाल कर इसकी पिन खींची और बम को पूरी कुव्वत से मोर्चे की तरफ उछाल दिया। बम मोर्चे से चंद गज आगे गिरा। गर्दो गुबार का एक बादल उठा। मैंने दो फौजियों को मोर्चे की पिछली तरफ से निकलकर एक तरफ भागते हुए देखा। मैंने अपनी गन का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। वो दोनों ढेर हो गए। मेरा दिल खुशी से बिलियों उछल पड़ा। इस मार्के में दुश्मन के पहले 2 आदमी मेरा शिकार बने थे। कैंप में जगह जगह धमाके हो रहे थे। असला और गोला बारूद के कई जखीरों में आग लग गई थी। आतिशफिशां फट रहे थे। फौजी इधर उधर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। हमारे हक में एक जोरदार धमाका हुआ तो मैं उछल पड़ा। वो मार्टर गन का गोला था जो हमसे तकरीबन 30-40 गज पीछे गिरकर फटा था, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। अपनी मशीन गनों के नाकाम होने के बाद भारतीयों ने मार्टर गनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हमारी तरफ से भी मुसलसल फायरिंग हो रही थी। हमारी दूसरी पार्टियां भी अपने मुहाज पर जमी हुई थी। मार्टर गोलों के गोले हमारे आसपास फट रहे थे। मार्टर गनों के साथ भारतीयों ने अब रॉकेट बरसाना भी शुरू कर दिए थे, मगर ये रॉकेट हमें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर हमारे सिरों के ऊपर से गुजरते रहे। नासिर के पास 4 रॉकेट थे और वो चारों रॉकेट फायर कर चुका था। एक आखिरी रॉकेट उसने सामने वाले मोर्चे पर दागा था जहां से भारी मशीन गन से ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी। वो मोर्चा तहस नहस हो गया। मशीन गन भी खामोश हो गई। नासिर ने रॉकेट लॉन्चर नीचे रख दिया और सब मशीन गन उठाकर धाड़ता हुआ आगे की तरफ दौड़ा, लेकिन वो चंद गज से ज़्यादा आगे नहीं जा सका। बाएं तरफ के मोर्चे से आने वाली गोलियों की बौछार ने उसे छलनी कर दिया। वो चीखता हुआ ढेर हो गया। रात बीत रही थी। अंधेरा रुखसत हो रहा था और दिन का बहुत हल्का सा उजाला फैलने लगा था। पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक 1 घंटे में कार्रवाई मुकम्मल करके ठीक 5 बजे तीनों पार्टियों को किसी सिग्नल का इंतज़ार किए बगैर वहाँ से निकल जाना था। कैंप में अफरा तफरी अब साफ नज़र आ रही थी। धमाके अब भी हो रहे थे। धुएं और शोलों के बादल आसमान की तरफ उठते हुए नजर आ रहे थे। कमांडर मुहिबुल्लाह ने मुजाहिदों को वापसी का हुक्म दे दिया। मैं अपनी गन उठा नहीं चाहता था कि किसी तरफ से आने वाली एक गोली मेरी गन की नाल के अगले हिस्से पर लगी। मेरे हाथ को जोरदार झटका लगा। गन मेरे हाथ से छूट गई और मैं ज़मीन पर लेटकर तेज़ी से पीछे की तरफ रेंगने लगा। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। दिमाग में धमाके से हो रहे थे और दिल जैसे कनपट्टियों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। मौत मेरे करीब से आकर गुजर गई थी। अगर गन की नाल रुकावट न बनती तो वो गोली मेरे सीने में पेवस्त होती। गोली लगने से गन की नाल टूट गई थी और इस तरह गन बेकार हो गई थी। मैंने दोबारा गन को उठाने की कोशिश नहीं की और पीछे की तरफ रेंगता चला गया। इसके साथ ही मैंने पिस्तौल निकाल कर हाथ में पकड़ लिया था। तमाम मुजाहिदीन पसपाए इख्तियार करते हुए गड्ढे में उतर रहे थे। हमारे आसपास मार्टर गन्नों के गोले अब भी फट रहे थे। मैंने इस कदर खड्ड में छलांग लगाई थी कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ और इसके साथ ही कमांडर मुहिबुल्लाह की चीख सुनाई दी और वो लड़खड़ाता हुआ गिर गया। मार्टर के गोले का एक टुकड़ा इसकी टांग में लगा था और खून बह निकला था। मैंने इसे पकड़कर नीचे खींच लिया। बम का टुकड़ा इसके बाएं टांग में घुटने से कुछ ऊपर रान में लगा था। मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग निकल जाओ, कमांडर मुहिबुल्लाह ने दांत भींचकर तकलीफ ज़ब्त करते हुए कहा। हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं कमांडर, मैंने कहा। उसी वक्त अकबर दौड़ता हुआ हमारे करीब पहुंच गया। मैंने अकबर और मुहिबुल्लाह से उनकी राइफलें ले ली। अकबर ने झुककर मुहिबुल्लाह को अपने कांधों पर लादा और खाई में एक तरफ दौड़ने लगा। हमारी इतराफ में अब भी मार्टर गन्नों के गोले फट रहे थे और रॉकेट सिरों पर से गुजर रहे थे, लेकिन हम खाई में होने की वजह से महफूज थे। लेकिन एक रॉकेट हमारे सामने एक ऊंची उड़ान पर लगकर फटा तो हम एक लम्हे को रुक गए। चट्टान के छोटे छोटे पत्थर टूट कर हमारे ऊपर गिर रहे थे। दिन की रोशनी फैल रही थी। हम उस खाई के नशीब में उतर रहे थे और फिर चट्टानों में दूसरी तरफ मुड़ गए। कमांडर मुहिबुल्लाह को अब दूसरे मुजाहिद ने कांधे पर लाद लिया था। भारतीय फौजी कैंप में अब भी मुसलसल धमाके हो रहे थे जिनसे आसपास की पहाड़ियां लर्ज रही थीं। हम पहाड़ियों में ऊंचे नीचे दुश्वार गुजार रास्तों पर दौड़ते रहे। धमाकों की आवाज़ें कुछ मध्यम और कम हो गई थी। हम वहाँ से बहुत दूर निकल आए थे। मैं सोच रहा था कि भारतीयों का कैंप अगर पूरी तरह तबाह नहीं हुआ था तो इन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। धूप निकल आई थी। सूरज जैसे जैसे ऊपर आ रहा था चट्टानें तपने लगी थीं। हम एक जगह चट्टानों के साए में रुक गए। कमांडर मुहिबुल्लाह को ज़मीन पर बिठा दिया गया। जख्म से खून बह रहा था और मुहिबुल्लाह ने तकलीफ ज़ब्त करने के लिए दांत भींच रखे थे। अकबर ने अपनी कमर पर बंधा हुआ पटका खोल लिया और इसकी एक लंबी सी पट्टी फाड़ कर जख्म से ज़रा ऊपर कसकर बांध दी। पहाड़ियों में फायरिंग की आवाज़ें मुसलसल गूंज रही थीं। भारतीय फौजी यकीनन हमारे ताक़ुब में होंगे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो इन पहाड़ियों में ज़्यादा अंदर आने की कोशिश नहीं करेंगे। चंद मिनट रेस्ट करने के बाद हम फिर चल पड़े। मुहिबुल्लाह को फिर अकबर ने कांधे पर लाद लिया था। हमारी मंजिल फ़ैरोज़पुर नामी कस्बे के करीब पहाड़ियों में वो गार था जिसके बारे में पहले ही से तय कर लिया गया था कि कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हमारी पार्टी के मुजाहिदीन वहाँ
पहुंचने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ ताकि आपको सूरत हाल समझने में कुछ आसानी हो सके। फ़िरोज़पुर नाम का कस्बा श्रीनगर से पहुँच की तरफ जाने वाली शाहराह के संगम पर वाक़ है, जहाँ से ये गुलमर्ग से होती हुई बारामौला की तरफ चली गई है। पहुँच तो अब आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है। कंट्रोल लाइन के करीब ये सड़क बंद कर दी गई है। अगर आप श्रीनगर से इस शाहराह पर सफ़र शुरू करें तो चंद मील आगे मागाम का कस्बा है। इससे आगे 2 और छोटी छोटी बस्तियां हैं, जिनके बाद श्रीनगर से तकरीबन 25 मील के फासले पर फ़िरोज़पुर है। यहीं से एक सड़क गुलमर्ग की तरफ निकलती है। अगर सड़क से सफ़र किया जाए तो फ़िरोज़पुर से गुलमर्ग का फासला तकरीबन 10 मील बनता है, लेकिन मुजाहिदीन के लिए सड़क पर सफ़र करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इस शाहराह पर भारतीय फौजियों के काफ़िलों की आमदोरफ्त जारी रहती है। हम लोग सड़क से तकरीबन 1 मील दूर हटकर दुश्वार गुजार पहाड़ियों में सफ़र कर रहे थे। हमें कोई ख़तरा भी नहीं था और फासला भी कम से कम होकर 6 मील रह जाता। कमांडर मुहिबुल्लाह को हम लोग बारी बारी कांधों पर उठाकर सफ़र कर रहे थे। इस तरह हमारी रफ्तार अगरचे कम हो गई थी, लेकिन हमने बेतुकान अपना सफ़र जारी रखा था। एक मौके पर हम पहाड़ी पर ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ से सड़क नज़र आ रही थी। श्रीनगर की तरफ से चंद फौजी ट्रक बड़ी तेज़ रफ्तारी से गुलमर्ग की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। ट्रकों पर हैवी मशीन गन्नें नस्ब थीं। हम उस पहाड़ी पर तकरीबन 2000 फीट की बुलंदी पर थे और इस वक्त तक चट्टानों की आड़ में खड़े रहे जब तक वो फौजी ट्रक पहाड़ियों में एक मोड़ घूमकर हमारी निगाहों से ओझल नहीं हो गए। हम चट्टानों में सफ़र करते हुए एक बार फिर शाहराह से दूर हटते चले गए और तकरीबन 9 बजे के करीब चट्टानों में पोशीदा गार में पहुँच गए। इस गार में डॉक्टर मरियम को देखकर मैं उछल पड़ा। मेरे लिए ये इंकशाफ दिलचस्पी से खाली नहीं था कि डॉक्टर मरियम गुज़श्ता शाम यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ उनकी आमद इत्तफ़ाक़िया नहीं तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक थी, क्योंकि ये करीब तरीन जगह थी जहाँ से ज़ख्मी मुजाहिदीन को तिब्बी इमदाद फराहम की जा सकती थी। हमसे पहले अब्दुल गनी लून की पार्टी भी यहाँ पहुँच चुकी थी। उसकी पार्टी के 2 मुजाहिद ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से एक के बाजू में गोली लगी थी और दूसरी की पिंडली में। डॉक्टर मरियम हमारे आने से पहले उनकी ड्रेसिंग कर चुकी थी और अब फौरी तौर पर कमांडर मुहिबुल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो गई। मुहिबुल्लाह को लगने वाला बम का ताज़ा टुकड़ा गोश्त के अंदर भी रह गया था, जिसे निकालना बहुत ज़रूरी था। इस किस्म के ऑपरेशन करने के लिए मरीज़ को बेहोश करने की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ एनेस्थीसिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ताहम डॉक्टर मरियम के पास एक ऐसा स्प्रे था जिससे गोश्त वक्ती तौर पर सुन्न हो जाता था। अब्दुल गनी लून और मैं कमांडर मुहिबुल्लाह के करीब मौजूद थे। डॉक्टर मरियम ने पहले ज़ख्म का मुआयना किया, फिर उसके अतराफ़ में स्प्रे कर दिया। चंद सेकंड्स बाद इसने ज़ख्म के करीब टांग पर चुटकी भर कर देखा। मुहिबुल्लाह ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। डॉक्टर मरियम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। निश्तर और एक दूसरे आला जराहत की मदद से वो ज़ख्म को अंदर से फैलाती चली गई। मैं उस मंजर को ज़्यादा देर तक नहीं देख सका और नज़रें दूसरी तरफ फेर लीं। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। डॉक्टर मरियम ज़ख्म को अंदर तक खोलती चली गई। स्प्रे का असर अब ज़ायल होने लगा और मुहिबुल्लाह के चेहरे पर भी करब के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। हौसला रखो कमांडर, मरियम ने कहा, बस 1 मिनट। मैं जानती हूँ आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो खामोश हो गई। उसकी तमाम तर तवज्जो ज़ख्म की तरफ थी। वो हाथ में पकड़ी हुई चिमटी को ज़ख्म के अंदर हरकत दे रही थी और फिर उसने चिमटी को बाहर खींच लिया। लोहे का वो टुकड़ा तकरीबन आधा इंच के करीब था, जिसे मरियम ने एक तरफ डाल दिया। कमांडर मुहिबुल्लाह इस वक्त बुरी तरह टांग पटक रहा था। मैंने और अब्दुल गनी लून ने इसे मजबूती से जकड़ लिया और डॉक्टर मरियम बड़े इन्हमाक से अपने काम में मसरूफ़ थी। चंद मिनट और लग गए और फिर ड्रेसिंग कर दी गई। कमांडर मुहिबुल्लाह के चेहरे पर करबो अजियत के असरात नुमाया थे। उसने तकलीफ ज़ब्त करने के लिए जबड़े भींच रखे थे, मगर मुंह से उफ तक नहीं निकली थी और ये वाकई हिम्मत की बात थी। होश में रहते हुए ऑपरेशन बर्दाश्त कर लेना बड़े हौसले का काम था। मरियम ने उसे एक गोली भी खिला दी थी। ड्रेसिंग के कुछ देर बाद मुहिबुल्लाह पुरसुकून होता चला गया और फिर शायद ये उसे खिलाई जाने वाली गोली का असर था कि वो नींद की आगोश में चला गया। हम लोग गार के दूसरे हिस्से में आ गए। मरियम हाथ धोकर कहवा बना लाई। उस वक्त गार में हम 12 आदमी थे। मुझे मालूम था कि हमारी पार्टी के 2 मुजाहिदीन शहीद हुए थे। हसन लापता हो गया था। उसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो शहीद हो गया था या हमसे बिछड़कर पहाड़ों में किसी तरफ रोपोश हो गया था। अब्दुल गनी लून की पार्टी का एक मुजाहिद शहीद हुआ था और 2 ज़ख्मी हुए थे, जिन्हें यहाँ लाकर ट्रीटमेंट दे दिया गया था। कमांडर रशीद या उसकी पार्टी के बारे में कोई इतला नहीं थी। वो लोग किसी और तरफ निकल गए थे। भारतीयों के फौजी कैंप के बारे में भी कोई इतला नहीं थी कि उनका कितना नुकसान हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल था कि हमने उन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया था। ये गार भी बारामौला वाले गार की तरह कुशादा और अंदर से कई हिस्सों पर मुश्तमिल था। चाय पीने के बाद हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे और फिर मैं डॉक्टर मरियम के साथ गार के एक और हिस्से में आ गया। ये जगह भी एक बड़े हॉल नुमा कमरे की तरह बहुत कुशादा
कुशादा थी। उसके आखिर में तकरीबन 4 फीट की बुलंदी पर 2 फीट चौड़ा एक पत्थर दीवार से आगे को निकला हुआ था। ये पत्थर इतना चौड़ा था कि 2 आदमी आसानी से इस पर बैठ सकते थे। उस पत्थर से 3 फीट ऊपर एक तंग सुरंग थी। एक सेहतमंद आदमी आसानी से उस सुरंग में से गुजर सकता था। आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, डॉक्टर मरियम कहते हुए पत्थर की तरफ आगे को निकले हुए कॉलम्स के करीब पहुंच गई। उसने दोनों हाथ पत्थर पर टिका दिए और फिर इस तरह उचक कर पत्थर पर चढ़ गई कि मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें हैरत की कोई बात नहीं थी। वो 2 साल से इन पहाड़ों में रह रही थी और इस तरह उछल कर चट्टानों पर उतरने चढ़ने की आदी हो गई थी। आओ ऊपर आ जाओ, मरियम ने मुझे इशारा किया। मैं भी मरियम की तरफ उचक कर पत्थर पर चढ़ गया। इससे 3 फीट ऊपर तंग सी सुरंग से हवा आ रही थी। मरियम ने दोनों हाथ सुरंग के दहाने के निचले किनारे पर जमा दिए और अपने जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाने लगी। मैं इसे देखता रहा। पहले इसके जिस्म का बालाई हिस्सा सुरंग में गायब हुआ और फिर उसके पैर भी मेरी निगाहों से ओझल हो गए। आओ मेरे पीछे पीछे चले आओ। मरियम की आवाज़ सुनकर मैं भी उचक कर उस सुरंग में दाखिल हो गया और सीने के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। सुरंग में ताज़ा हवा की आमदोरफ्त तो थी, लेकिन तारीकी इस कदर गहरी थी कि मुझे अपनी आंखों के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। चंद गज आगे जाकर मरियम रुक गई। मेरा सर उसके पैरों से टकरा गया। मैं इसलिए रुक गई थी कि तुम भी रुक जाओ। मरियम की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। आगे ज़रा ख्याल से आना, सुरंग दाएं तरफ मुड़ रही है, ऐसा ना हो तुम्हारा सर सामने वाली दीवार से टकरा जाए। मरियम फिर आगे बढ़ने लगी। मैं उसके पीछे पीछे रेंगता रहा। उसके खबरदार करने के बाद मैंने एक हाथ आगे को निकाल लिया था। मेरा हाथ सामने वाली दीवारों से टकराया और मैं टटोलता हुआ दाएं तरफ मुड़ गया। इस तरफ तकरीबन 15 गज आगे मदम सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वहाँ जगह भी कदरे कुशादा थी। वहाँ से सुरंग एक बार फिर दाएं तरफ मुड़ गई थी और रोशनी इस तरफ से आ रही थी। मैं जब उस तरफ मुड़ा तो मरियम दीवार के साथ टेक लगाए गहरे गहरे सांस ले रही थी। हम तकरीबन 200 फीट ऊपर आ गए थे। सीने के बल रेंगते हुए मेरी सांस भी फूल गई थी। मरियम मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैंने पहले इधर उधर और फिर सर उठाकर ऊपर देखा तो मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। हम इस वक्त एक तंग से कुएं में खड़े थे। दीवारों का दरमियानी फासला 3 फीट से ज़्यादा नहीं था। दीवारों में छोटे बड़े पत्थर भी उभरे हुए थे। ऊपर बहुत ऊपर रोशन आसमान नज़र आ रहा था। मेरे ख्याल में ये कुआं तकरीबन 50 फीट गहरा था। ऊपर चलो, मरियम ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ऊपर मैंने इस तरह इसकी तरफ देखा जैसे उसका दिमाग ख़राब हो गया हो। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।